हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हम इस इकाई में पढ़ेंगे कि जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तमाम मंडल है उसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 9वां इकाई है, ठीक है। इकाई 9 जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसमें विज्ञान, गणित, आर्ट, इंग्लिश सभी विषय के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, स्थलमंडल होता क्या है? तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागरी या महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी के 29% भाग स्थलमंडल है और 71% भाग पर जल है। ठीक है दोस्तों, बाह्य परत ही आपका स्थलमंडल है। पृथ्वी पर अधिकतम जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है। चट्टान की हम बात करें तो देखिए, चट्टान जिसे रॉक बोलते हैं, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? ये जो 3 प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, अब इन्हीं तीनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। आग्नेय क्या होता है? देखिए, आग्नेय चट्टान यह मौसम मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि पाया जाता है। ठीक है। बेसाल्ट में लोहे की जो मात्रा है सर्वाधिक होती है दोस्तों। आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अभ्रक आग्नेय चट्टान से कोडरमा झारखंड में मिलता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक चीजों को आप याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा है इसमें आपका अवसादी चट्टान। तो देखिए, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे जो चट्टाने हैं किसी स्थान पर जमा हो जाती है ना। अवसाद के रूप में छोटे छोटे जो चट्टान है एक जगह जमा हो जाती है और वह रासायनिक दबाव या रासायनिक क्रिया से, ठीक है, एक ठोस परत का रूप ले लेता है। यही आपका अवसादी चट्टान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, ये सभी चीजें आपका अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। इसमें वनस्पति व जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है दोस्तों। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से ही बना है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसमें। देखिए, तीसरा चट्टान है कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित क्या है? ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान से कायांतरित, अर्थात आपका आग्नेय, देखिए आपका आग्नेय और अवसादी मिलकर क्या बनाता है? कायांतरित चट्टान बनाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है दोस्तों आपका देखिए, अवसादी में सॉरी, कायांतरित के अंतर्गत आपका ज्वालामुखी आएगा। तो ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ जो लावा, राख, भाप, गैस आदि बाहर निकलती है ना। पृथ्वी का एक भाग है दोस्तों, भूपटल पर प्राकृतिक जो छेद या दरार हो जाता है, वहीं से जो पिघला हुआ गर्म लावा या राख या भाप गैस जो है पृथ्वी के ऊपर आने लगती है। यही क्या है? आपका ज्वालामुखी कहलाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ जो लावा है ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। यह 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ठीक है। अब इन तीनों की हम बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत कोलिमा ज्वालामुखी आता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत क्राकाटोआ, वसुवियस और मेयन आता है। प्रशांत ज्वालामुखी के अंतर्गत कोह सुल्तान, देमवन और पोपा आता है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंतर्गत आता है उसके बाद में आपका भूकंप। तो भूकंप क्या है? देखिए, भूकंप शास्त्र की एक विशेष शाखा, भूकंप के जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफी। भूकंप का जो अध्ययन करने वाला है या भूकंप का जो अध्ययन है, सिस्मोग्राफी है। ठीक है। यह 3 तरीके से भूकंप के जो कंपन है हमें मिलता है, प्राप्त होता है। क्या क्या कंपन होता है भूकंप के अंतर्गत? देखिए, प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और सतही लहरें। यह प्राथमिक लहरें क्या है? यह पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है।
इसकी जो औसत वेग है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इसकी प्राथमिक लहरें की। द्वितीयक लहरें क्या है? इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। इसका जो औसत वेग है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है सतही लहरें, तो इन्हें लंबित तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो औसत वेग है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तथ्य है, भूकंप के जो झटके हैं 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में भूकंप आया था, जो कि रिएक्टर स्केल से 6.9 तीव्रता मापा गया था। यह भूकंप स्कूल में आया था, ठीक है, जिसमें आपका 971 छात्र और 31 टीचर की जो है मृत्यु हो गई थी, है ना, डेथ हो गई थी। उसके बाद देखिए वन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इस प्रकार का जो वन है विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो पत्तियां चौड़ी होती है। एनाकोंडा इसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। महागोनी एबोनी वृक्ष इसी सदाबहार वन के अंतर्गत आपका मिलता है। दूसरा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ या अर्ध पतझड़ वाले वन। तो यहाँ यह जो है 150 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा हो उससे कम, ठीक है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर साल, सागौन, बांस आदि पाए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में मिलता है, ठीक है। तीसरा है विषुवतीय रेखी वन। तो इस वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, ओक इसी वन में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों इसमें टुंड्रा वन क्या है, देखिए यह वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस व लाइकेन उगने लगते हैं टुंड्रा वन के अंतर्गत। एक और है मैंग्रोव वन, तो यह वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन व अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कौन? आपका मैंग्रोव वन। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए महाद्वीप। तो महाद्वीप के अंतर्गत आपका पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी जो इकाई है महाद्वीप है दोस्तों, है ना। पृथ्वी की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप है। तो संपूर्ण पृथ्वी में 7 प्रकार के जो महाद्वीप है पाए जाते हैं। क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंतिम है आपका अंटार्कटिका। देखिए एशिया, इसके अब कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। एशिया विश्व का क्षेत्रफल का 30वां भाग है, अर्थात पूरे विश्व में 30% भाग एशिया का ही भाग है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8,850 मीटर है, ठीक, जो कि नेपाल में है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। सागर माथा भी इसे कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी लंबाई 4,875 मीटर है और इसे विश्व की जो छत है उसके नाम से भी जानते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है, चीन ही आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है, जो साइबेरिया में है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लें क्या क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग गोरखपुर, जो कि यूपी में है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क ऊंट बुफेलो नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़े जो ताजे पानी की झील है सुपेरियर झील है, सुपीरियर झील बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमने देखा है दोस्तों। स्थल मंडल के बाद में आपका दूसरा जल मंडल है, ठीक है। जल मंडल के बारे में देखेंगे तो देखिए जल मंडल होता क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 71% भाग पूरा जल मंडल है, ठीक है। जल मंडल का जो विस्तार है ना, पृथ्वी में उपस्थित जल का 97.5% जल महासागरों से
घिरा हुआ है, अर्थात महासागरीय जल है। कितना? 97.5% जो जल है महासागरीय जल है। अब इसमें कितने परसेंट बच गया दोस्तों? सिर्फ मतलब 2.5% जो जल है यही क्या है आपका? पेयजल है, ठीक है, अर्थात पीने योग्य जल है। महज इतना ही परसेंट है, क्योंकि महासागरीय जो जल है पीने योग्य नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखिए इसमें आपका महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरीय परिसंचरण 3 तरीके से है। इसके पहले दोस्तों आप कुछ चीजें और देख लीजिए। इसमें एक पॉइंट, सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए महासागरीय जो परिसंचरण है इसमें आपका तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं आते हैं। ये 3 चीजें महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका तरंग। तो तरंग क्या है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इसी को हम तरंग बोलते हैं, ठीक है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उठती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित होता है, ठीक है। इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आपका तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। अब 15 मीटर तक की जो ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। 15 मीटर की जो तरंगे उठती है इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सुनामी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखिए, अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती है। सबसे बड़ी जो सुनामी है 150 मीटर मापा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला है इसमें सुनामी। चलिए अब हम इसको देखते हैं, सुनामी क्या होता है। सुनामी जो कि पृथ्वी का एक तांडव भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। इस सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है। ये तरंगे भूकंप का परिणाम था जो रिएक्टर पैमाने में 9 मापी गई थी। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों से की जा सकती है। इस सुनामी से 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत बड़ी सुनामी थी दोस्तों, जो कि 2004 था। 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इंदिरा पॉइंट जहां पर डूब गया था, ठीक है। इसमें 10,000 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटों पहले ही मिल सकते हैं, यह भी एक तथ्य है, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वार भाटा। तो क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। नियमतः दिन में 2 बार उठता और गिरता है, यही आपका ज्वार भाटा है। इसमें देखिए एक एक करके ज्वार क्या है। तो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नवत स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। क्लियर है? ज्वार और भाटा आखिर होता क्या है, डिटेल से हमने समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। उसके बाद देखिए सूर्य को चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं उनकी भी जानकारी है। उसके बाद देखिए अगला है दोस्तों, इसमें तीसरा वायुमंडल, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल देख लिया। अब थर्ड देखते हैं हम वायुमंडल। आखिर वायुमंडल क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। देखिए वायुमंडल के ऊपरी परत का जो अध्ययन है वायु विज्ञान है, ठीक है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का जो अध्ययन है वायु विज्ञान है। वायुमंडल के निचली परत का जो अध्ययन है ऋतु विज्ञान है, ठीक है ना। अब वायुमंडल तथा उसमें गैसों की मात्रा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए वायुमंडल में उनकी जो प्रतिशत मात्रा है उनको जानने के लिए हमने एक
एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, एक चित्र बनाने का प्रयास किया है। इसी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि समझ सकें। देखिए यह एक चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो रेड कलर देखिए, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा है क्या है दोस्तों, आपका नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। 21% भाग आपका ऑक्सीजन है, 78% अर्थात सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाए जाते हैं दोस्तों पृथ्वी में, ठीक है। उसके बाद में देखिए हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें कम मात्रा में रहती है। बात करें इनके अलग अलग, तो देखिए नाइट्रोजन 78% भाग पर है, ऑक्सीजन 21% भाग पर है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.93%। इस प्रकार से जो मात्राएं हैं गैसों की पृथ्वी में पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल की जो स्ट्रक्चर है, अर्थात वायुमंडल की संरचना, ठीक है ना। तो वायुमंडल की संरचना देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित रहता है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ठीक है। ये जो 5 परत वायुमंडल की है क्या क्या है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आपके। एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, तो क्या है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी जो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल को मौजूदा वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए इसी मंडल का जो उपयोग करते हैं, अर्थात क्षोभ मंडल का, जो कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, मौसमी घटनाएं इसी मंडल के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका द्वितीय समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। प्रश्न आ गया, किस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, तो समताप मंडल में, याद रखना। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, हवाई जहाज वाला और एक ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को भी रोकता है, ठीक है। 3 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न जो है बन रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। थर्ड है इसमें देखिए मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में आने वाले सभी उल्का पिंड जो है इसी परत में आने के बाद में जल जाते हैं, मध्यमंडल में आने के बाद, ठीक है। उसके बाद चौथा है दोस्तों, देखिए चौथा क्या है इसमें, उसको भी आप डिटेल से समझेंगे, ये भी जरूरी चीजें हैं। चौथा आपका बाह्यमंडल, ठीक है। तो आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, बाह्यमंडल आपका, ठीक है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, याद रखना। वायुमंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है सीटेट में, सीजीटेट में। बहिर्मंडल अंतिम है दोस्तों। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। हल्की जो पिंडे हैं, गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम अंतरिक्ष में तैरती रहती है इसी मंडल में, है ना। तो सभी जो प्रकार है उसमें कुछ न कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट तथ्य है मौजूद है दोस्तों, उसको आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न उसमें से बनेगा ही। मौसम और जलवायु को भी देख लीजिए। तो तापमान सबसे पहले देखेंगे। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं। वायु और शीतलता, है ना, ये तापमान इसी को ही कहेंगे। उसके बाद वायु दाब क्या है उसको भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है ना। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया जाता है, वायुमंडल के ऊपर जाने पर दाब गिरता जाता है। जितना हम वायु से ऊपर उठते जाते हैं वो दाब जो है उतना ही कम होते जाता है, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। उच्च दाब के कारण स्वच्छ आकाश होता है।
वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसको याद रखेंगे, इसे ही पवन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, चांद पर वायु नहीं है, इसमें वायु दाब भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चांद पर न तो वायु है न ही वायु दाब है। उसके बाद देखिए पवन, पवन क्या होता है इसको भी थोड़ा हम समझेंगे। पवन, देखिए पवन क्या है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र और वायु की गति को पवन कहते हैं, है ना। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र के जो और वायु की गति है वही पवन है। तो पश्चिम से आने वाली पवन पछुआ कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों आपका चक्रवात या प्राकृतिक आवेश क्या है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। ठीक है, चक्रवात देखिए 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को यह अन्य महाचक्रवात आया जो राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाया। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड से आया। तट के वेग वाली पवन 36 घंटों से भी ज्यादा लगातार चलता रहा। ठीक है दोस्तों, जिससे पेड़ उखड़ गए तथा कच्चे घर नष्ट हो गए। लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका आर्द्रता। तो जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वही जल वाष्प कहलाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसको आप डिटेल से समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जीवमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल क्या होता है। जीवमंडल हवा जल स्थल के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक है, जीवमंडल क्या है दोस्तों, यह आपका हवा जल स्थल के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है ना। जीवमंडल अर्थात जहां जीवन मौजूद होता है। ठीक है, देखिए इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपका आती है। हिमनद, है ना। हिमनद क्या है, तो हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां होती है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, हिमनद, हिम नदी, बर्फ की नदी। ठीक है, उसके बाद है समुद्री तरंग। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियां बनाते हैं। ये तरंग लगातार सैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होता है जो समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। ठीक है, समुद्री जो तरंग है ना, तो अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें ये अंतिम देख लेंगे वर्षा और वर्षा के जो प्रकार है। पर्वतीय वर्षा जहाँ ऊंचे पर्वत हो वहां पर होती है। शवनीय वर्षा जहाँ पर्वत न हो वहां होती है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा। तो ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य की भयंकर गर्मी तथा गर्मी हवा गर्म क्षेत्र बना लेती है ना। सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म क्षेत्र बना लेती है। तो ये तो रहा दोस्तों अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इकाई 10, जिसमें भारत के अध्ययन करेंगे। ठीक है, इकाई 10 को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।